नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आपका आरडी ग्लॉस में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी की यह पुस्तक जो दृष्टि द्वारा पब्लिक की गई है। ठीक है, दृष्टि द्वारा निकाली गई है। ये भारतीय इतिहास की इसमें एनसीईआरटी होगी 6 से लेकर 12 तक की, और हम इसे पूरा कवर करेंगे, हिस्ट्री की भी, पॉलिटी की भी और इकोनॉमिक्स की भी, और पूरे फैक्ट वाइड हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और इस एनसीईआरटी के बाद 1 से 1.5 महीने में जब ये एनसीईआरटी हो जाएगी, इसके बाद हम प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज़ को भी चालू करेंगे। ठीक है, वो 1 से 1.5 महीने में आपकी कवर हो जाएगी। और जून तक आप अगर इसे पूरा सीरीज़ को अच्छे से भी पढ़ लेते हो तो जून तक आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो पेपर आपका जो जून में है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ये आपका सिलेबस है। पहली पुस्तक है आपकी 6ठी क्लास की, हमारे अतीत, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, और पूरा है तो हम शुरू करते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस होगा। पहला चैप्टर है आपका हमारे अतीत। हमारे अतीत क्या रहे हैं। देखिए, जब दुनिया शुरू में आई थी, आप कभी ये सोचिए कि आज तो इतनी आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास मोबाइल है, लेकिन जब ये चीज़ें नहीं थी, जब गाड़ियां नहीं बनी थी, तो लोग इतनी दूर तक सफ़र कैसे करते थे। तो हिस्ट्री में यही है कि आप अगर आपको कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। जैसे क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये 4 सवाल ऐसे हैं जो आप इस हर चीज़ से जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, कैसे हम इतनी दूर तक सफ़र कर पाते थे। ठीक है, और क्या क्या था उस वक्त जब गाड़ियाँ नहीं थी, क्या हालात थे उस वक्त। ठीक है, तो हम इन्हीं सब को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अगर आपने हिस्ट्री की पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली है 6 से लेकर 12 तक की, तो इसे पढ़िए। और इसके बाद जो नई सीरीज़ होगी प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज की, उसे कवर कर लीजिए, आपका काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी। तो पहली आपकी गेहूँ जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय, विंध्य की पहाड़ियाँ थी। तो इसमें से हम देखेंगे कि सही कथन कौन सा है। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में, जो गेहूं और जौ की फसलें थी, इनके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन देखते हैं आपका, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और ना ही एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर होगा ए, केवल एक। ठीक है, जो सबसे पहले उपजाई गई थी, तो ये पॉइंट आप याद रखना, गेहूं और जौ की जो फसलें थी, ये मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उगाई गई थी। ठीक है, गेहूं और जौ की फसलें, इन्हीं की शुरुआत उगाने की गई थी, गेहूं और जौ की। जैसे आप पढ़ेंगे पालतू जानवर किसे बनाया गया था, तो आगे देखेंगे आप कुत्ता था जो पहला जानवर बनाया गया था। तो ऐसे ही आप इसे भी ध्यान रखना, गेहूं और जौ की वो फसलें थी जो पहली बार इंसानों द्वारा शुरुआत की गई थी उपजाने की। ठीक है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। हिमालय की पहाड़ियों में तो उगाई गई थी, लेकिन विंध्य, ये यहाँ पर ये गलत है, विंध्य की पहाड़ियों में नहीं थी, सिर्फ हिमालय का क्षेत्र था जिसमें ये फसलें उगाने का कार्य किया गया था। आगे देखिए, इसमें लिखा भी होगा, देखिए इन इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, ना कि विंध्य क्षेत्रों में। ठीक है, अतः कथन टू गलत है। माफ़ कीजिएगा, मैंने पहले हिमालय की पहाड़ियों पे भी कर दिया, तो हिमालय की पहाड़ियाँ भी नहीं थी इसमें शामिल। ठीक है, इसमें केवल सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ शामिल थी, विंध्य क्षेत्रों में नहीं हुआ था, इसलिए दो कथन गलत है। गेहूँ और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में मिलते हैं। मेहरगढ़ एक जगह है जो बलूचिस्तान में है, वहाँ से प्राप्त हुए थे गेहूँ और जौ के उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य थे। ठीक है, और तीसरा फैक्ट यहाँ पे बढ़ते हैं हम। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लाहुरी देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य 9000 से 8000 पूर्व के हैं।
9000 से 8000 पूर्व के हैं। जो चावल थे उन्हें जो उगाने के जो सबसे पुराने जो सबूत मिले गए हैं वो संत कबीर नगर के लाहुरू देव में पाए गए हैं। एक जगह है लाहुरू देव, ये साक्ष्य है लगभग, ये जो सबूत मिले ये 9000 से 8000 साल पुराने हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। आपने पढ़ा था गेहूँ और जो की खेती है उसमें जो ऑप्शन था आपका विंध्य और पहाड़ी क्षेत्र, इसमें वो सर्वप्रथम उगाए गए थे। तो यहाँ तो सर्वप्रथम नहीं उगाए गए थे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे ये क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था, जहाँ हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। दूसरा है आपका गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपका? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दोनों। तो इसका आंसर है एक। आरंभिक नगरों का जो विकास था वो सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। ठीक है, क्यों है ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। कथन एक सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो आप ये याद रखने का, यहाँ पे सिंधु सभ्यता का है, ये सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है सिंधु सभ्यता। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। अतः कथन तो गलत है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन ये है आपका, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो गंगा नदी के दक्षिण में जो सहायक नदी है सोन, उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपके अवंती, वज्जी, काशी, मगध। तो आपका है डी, मगध नाम से जाना जाता था। आपने पढ़ा होगा मगध के बारे में। ठीक है, बाकी चारों ऑप्शन को देखते हैं ये क्या क्या है। मगध प्राचीनतम काल का एक बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार था। ठीक है, जो इसका संस्थापक था। ठीक है, मगध का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था, ये आप याद रखेंगे, आपको पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी तो आपके बाकी जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं वो देखते हैं, अवंती, वज्जी और काशी। पहला आपका अवंती, तो इसके बारे में सिर्फ 2 या 3 बातें याद करने योग्य है। पहली तो यही कि यह जो 16 महाजनपदों में से एक था प्राचीन भारत की। दूसरी बात यहाँ पे याद रखनी ये है, ये जो जनपद था ये पश्चिमी और मध्य वाल्मीकि क्षेत्र में बसा हुआ था। ठीक है, तीसरी बात आप ये याद रखेंगे कि ये 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो आपका उत्तरी अवंती, एक था आपका दक्षिण अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी और दक्षिण अवंती की राजधानी थी महेशगर्मी। और इन दोनों क्षेत्रों के बीच में से एक नदी बहती है जिसका नाम है नेत्रावती। तो इनके बारे में इतनी बातें याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम वज्जी। ये भी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी वैशाली थी, इसे याद रखना आप। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम काशी। आप जानते होंगे काशी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का एक वो है क्षेत्र है जो बनारस में बसा हुआ है। काशी सोमनाथ मंदिर के बारे में आप जानते होंगे।
ठीक है। और इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये संसार की सबसे पुरानी नगरी है। ठीक है, संसार की पुरानी नगरी कहा जाता है काशी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन आपका, भारत देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। दूसरा देखते हैं आप, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, तो इसमें कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं आपका? केवल एक है, केवल दो हो सकता है, या एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। ठीक है, ये दोनों ही सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा इंदोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो ईरानी आए थे उत्तर पश्चिम से, उन्होंने सिंधु जो नदी थी उसे, सिंधु जो सभ्यता थी उसे इंदोस अथवा इंदोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश है उसे इंडिया कहा था। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जो भरत शब्द है, भरत नाम जो है, उसका प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के प्रयोग के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृति आरंभिक कृति है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो ऋग्वेद है वो संस्कृत की आरंभिक कृति है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भारत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम पांचवा आपका, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िए करिएगा आप क्वेश्चन, जब आप पेपर देंगे तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे मोटी मोटी बात है, कौन सा गलत पूछ रहा है यहाँ पे। पहला है आपका, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती हैं। दूसरा आपका, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। ये तो दोनों सही लग रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा है। ये है आपका सॉरी माफ कीजिएगा, इसका आंसर ये है ना। अभी तो दो ऑप्शन और है इसमें। ये है, पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र से उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। डी है, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पे आपका है उत्तर डी। ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों आपके सही हैं। तो यहाँ पे आप एक बार क्वेश्चन देखिएगा, पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये पूछ रहा कौन सा गलत है आपका। ठीक है, तो ये बाकी सब सही है। पांडुलिपियां किसे कहा जाता है? जो हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें होती थी। ए बी सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि पांडुलिपियां मंदिर विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई है। साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं से प्राप्त हुई है, जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। अगला देखते हैं हम। छठा क्वेश्चन है आपका, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं।
दूसरा है आपका कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दोनों। तो आपका ये बी है, केवल दो आंसर सही है। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते थे। अतः कथन हुआ गलत है। इसमें लिखा गया जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो ये जो अभिलेख होते थे ये केवल पत्थरों पर नहीं लिखे जाते थे, ये किसी भी ठोस धातु पे लिखे जा सकते थे। तो इसलिए ऑप्शन आपका एक गलत है, ऑप्शन 2 सही है। अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य, विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। सातवां आपका अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? अरमाइक और ब्राह्मी, यूनानी और ब्राह्मी, देवनागरी और तमिल, यूनानी और अरमाइक। तो इसका ऑप्शन है डी। अशोक का जो कांधार अभिलेख था वो इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न तथा भाषाओं में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां। कथन ए, ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। कारण आर, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह जन्म से की तिथि से की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपको सही चुनना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन किसका स्पष्टीकरण है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है आपका, ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका उत्तर ए, आपका उत्तर ए सही है। सही उत्तर ईसा मसीह की जन्म की जो तिथि है उससे वर्ष की गणना की जाती है। देखिए पूरा समझेंगे इसे सही से। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। आपने पढ़ा होगा BC, AC, AD, ये सब पढ़े होंगे आपने। अगर आप हिस्ट्री सही से पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि ईसा पूर्व और ईसा पूर्व कैसे होता है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईसा पूर्व का चलन है जिसे अंग्रेजी में AD एनो डोमिनी कहा जाता है। BCI का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा तथा CI का अर्थ है कॉमन एरा होता है। BB का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम आरंभिक मानव की खोज में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। दूसरा देखते हैं आप आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव क्या था, कैसे था, क्या क्या चीज़ें खाता था, कैसे इकट्ठा करता था और किन किन चीज़ों से जो शिकार वगैरह वो करता था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आकृतिक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? ठीक है, आकृतिक खाद्य संग्रह से मतलब है जहाँ अपने जो शिकार करके चीज़ों को रखता था, खाने पीने की चीज़ों को जहाँ संग्रहित करके रखता था। ठीक है, पहला आपका भीमबेटका, दूसरा है हुसंगी, तीसरा है चिरान, डी है आपका कुल्लू गुफाएं। तो इसका सही आंसर है सी। चिरान एक ऐसी जगह है जहाँ मनुष्य के जो आकृतिक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले। इसका ये एक कारण है कि जो भीमबेटका, हुसंगी और कुर्नूल की जो गुफाएं हैं वो पुरापाषाणिक स्थल है, जबकि जो चिरांद है वो नवपाषाणिक स्थल है। आगे भी पढ़ते हैं हम इसमें। भीमबेटका, हुसंगी और कुर्नूल की गुफाओं से मनुष्य के आकृतिक व खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पुरापाषाणिक स्थल है, जबकि चिरांद जो है वो नवपाषाणिक स्थल है। आरंभिक मानव को, जो आरंभिक मानव की सभ्यता का काल है, आपने पढ़ा होगा, उसे 3 कालों में बांटा गया है। जो पहला है आपका वो है आपका पुरापाषाणिक काल,
दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा है आपका नव पाषाण काल। ठीक है, इन तीनों में पढ़ते हैं। तो पुरापाषाणिक जो काल है वो मानव प्रौद्योगिकी की विकास की अवधि को दर्शाता है कि मानव शुरू में क्या था, उसकी विकास की अवधि को दिखाता है। ठीक है, और जो आपका जो नवपाषाणिक स्थल है, नवपाषाणिक काल होता है, ये वो काल है जहाँ से मानव ने पत्थर के औजार बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुसंगी और कुरनूल की गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। ठीक है, तो नवपाषाणिक स्थल के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको कि जहाँ से जो मानव प्रौद्योगिकी विकास की जो अवधि है उसे नवपाषाणिक पुरास्थल कहते हैं। तो इसमें आपके कुछ ऑप्शन है, इसमें से बताना है आपका नवपाषाणिक पुरास्थल कौन से हैं। पहला आपका मेहरगढ़, दूसरा है ब्रुजहोम, तीसरा है महगढ़ा, चौथा है कोल्डी हवा, पांचवा है आपका दार्जिलिंग हेडिंग। नीचे दिए गए कई सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 4 और 5, केवल 3, 4 और 5, केवल 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका आंसर है डी, सभी जो है ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। तीसरा है आपका पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये वही काल है जहाँ से मानव ने पत्थर बनाना शुरू किया था, पत्थर के औजार बनाना शुरू किया था। इसके जो अवशेष हैं वो आंध्र प्रदेश के कुरबुल, कर्नाटक के हुसंगी, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और भी कई जगहों पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, पत्थर के इन औजारों को बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव शल्क तकनीक, प्रेशर फ्लेकिंग कहा जाता था। उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही आपके बिल्कुल कथन सही है। पत्थरों के जो औजार बनाए जाते थे जिस स्थान पर, उसे उद्योग स्थल कहा जाता था, और इन औजारों के निर्माण में जो तकनीक इस्तेमाल होती थी उसे दबाव शल्क तकनीक या प्रेशर फ्लेकिंग कहा जाता था। ठीक है, तो आपके दोनों ही सही है। थोड़ा व्याख्या देखते हैं इसकी। उपयुक्त दोनों कथन सही है। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीकों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, इसमें 2 तकनीक इस्तेमाल की जाती थी जो पत्थरों के हथियारों का निर्माण करते थे। पहली जो तकनीक थी, इसको पत्थर से पत्थर टकराना या इम्पिंग स्टोन टू स्टोन कहा जाता है। इसमें से एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़े की तरह चोट करके शल्क निकाले जाते थे। दूसरी तकनीक थी आपकी, इसको दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्तर पर टिका देते हैं और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे। ठीक है, तो जो हथियार, पत्थर से हथियार बनाने की 2 तकनीकें होती थी, 2 तकनीकें आपने पढ़ ली है। एक होती थी इम्पिंग स्टोन, एक होती थी प्रेशर फ्लेकिंग। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं। पहला है आपका भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल गुफा, कोल्डी हवा, हुसंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुरनूल गुफा से। कुरनूल गुफा से हमें राख के साक्ष्य मिलते हैं, एक पुरापाषाणिक स्थल है। ठीक है, कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। तो आग से परिचित थे, जो पुरापाषाणिक जो आरंभिक लोग थे वो आग से परिचित थे। पांचवा है आपका मध्यपाषाण युग। मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई,
और घास के मैदान विकसित होने लगे। दूसरा है इसी काल में मछली भोजन का स्रोत बनी। तीसरा है गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? एक, ए है आपका केवल एक, बी है केवल दो, सी है केवल दो और तीन, डी है आपका एक, दो और तीन। तो ये आपका है डी, इसका सही आंसर है। तो ये आपका तीनों ही सही हैं। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से नए बदलाव आए थे। तो नए बदलाव क्या थे? तापमान में वृद्धि होने लगी थी, घास के मैदान विकसित होने लगे, मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी। कौन से युग में? मध्य पाषाण युग में। ये बात आप याद रखिएगा। गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। लगभग 1200 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी। गेहूँ, जौ व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। छठा क्वेश्चन है आपका, मानव सभ्यता के आरंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया। ये मैंने पहले बात करी थी कि आरंभिक मानव के जो सभ्यता के जो आरंभिक काल है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं आता? पुरापाषाणिक काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। तो इसका डी आंसर सही होना चाहिए, महापाषाण काल। आगे देखते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल डी है। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से, 7वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? ये है आपका अमरावती, बी है भीमबेटका, सी है आपका बाघ की गुफाएं और डी है अजंता। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, भीमबेटका। भीमबेटका वो पुरास्थल है जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो इसका व्याख्या पढ़ते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन। भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये भीमबेटका है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफाएं चित्रकला मौर्यकाल के बाद की गई है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवकालीन माना जाता है। ठीक है, 8वां अपन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आपको ये ए बी सी डी है, इन्हें आपको इनसे मिलाना है सही तरीके से, और जो नीचे ये दिए गए हैं इनमें से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो आपका इसमें से पुरापाषाण काल शुरुआत 1000 वर्ष पूर्व, मध्य पाषाण काल 20 लाख पूर्व से पूर्व, महापाषाण काल 1200 वर्ष से पूर्व, उत्तर पाषाण काल 2500 वर्ष पूर्व से 1900 पूर्व तक। तो इसे मिलाना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए है, इसका आंसर है आपका ए। तो जो 2 है आपका ए है आपका पुरापाषाण काल, ये 20 लाख वर्ष पूर्व से 1200 वर्ष पूर्व तक अवधि है इसकी। और जो बी है आपका वो आपका है 1200 वर्ष पूर्व से 1000 वर्ष तक। जो सी है आपका वो है आपका 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष तक। और जो उत्तर पाषाण काल है वो है आपका शुरुआती 1000 वर्ष पूर्व से। तो इसका ये आंसर सही है। पुरापाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 1200 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। मध्य पाषाण का समय 1200 वर्ष पूर्व से 1000 वर्ष तक माना गया है।
उत्तर पाषाण अर्थात नवपाषाण की शुरुआत 1000 वर्ष पूर्व से होती है। महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत के शिलाखंडों से बनी समाधियों से है। इसका काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व अर्थात 2500 से वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उपयुक्त में से किस या किन काल के औजारों को माइक्रोकोलिथ अथवा लघु पाषाण कहा जाता था? तो आपने इससे पहले पढ़ाया है, तो आपने पढ़ा है ये नवपाषाण काल में, ठीक है, क्योंकि नवपाषाण काल में पत्थर के जो औजार हैं वो बनाना शुरुआत हुई थी। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका है केवल 2 बी, बिल्कुल नहीं, माफ़ कीजिएगा, मेरा अंदाजा थोड़ा गलत हो गया। ये मध्य पाषाण काल होगा। तो मध्य पाषाण काल के औजारों को माइकोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। लगभग 1200 वर्ष पूर्व से लेकर 1000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। तो इसकी अवधि आप याद रखिएगा, 1200 वर्ष से 1000 वर्ष पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। इन्हें माइक्रोकोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तो इन्हें माइक्रोकोलिथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो हथियार थे वो आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, ठीक है, इसलिए इन्हें लघु पाषाण या माइक्रोकोलिथ कहा जाता था। प्राय इन हजारों औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण वाले युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आपका। हुसंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुसंगी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या ना तो 1 और ना ही 2? केवल सी था आपका 1 और 2 दोनों, डी है आपका ना तो 1 और ना ही दोनों। तो इसका आंसर है ए। हुसंगी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए। व्याख्या देखते हैं इसकी। कथन 1 सही है। हुसंगी कर्नाटक में स्थित पुरापाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। हुसंगी में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, ना कि बलुआ पत्थर से। अतः कथन 2 गलत है, ठीक है। तो आप पहले ये समझिएगा, आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करिएगा कि जो आरंभिक मानव सभ्यता का प्रागैतिहासिक काल था उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया आपका, ठीक है। और उन तीनों पार्ट्स को बिल्कुल डेट्स वाइज अच्छे से याद कर लीजिए, और ये बार बार आपसे पूछा जाएंगे तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जैसे इसमें पूछा गया है पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पुरापाषाण काल कौन सा था आपका? जहाँ पत्थरों के औजार बनाना स्टार्ट करे थे मानव ने, ठीक है। तो अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन अपना। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तीसरा है, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है आपका केवल 1, बी है आपका केवल 1 और 2, सी है आपका केवल 3, डी है आपका 1, 2 और 3। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, केवल 3 सही है आपका, ठीक है। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पुरास्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है से मिले हैं। अतः कथन 1 और 2 गलत है।
हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने, माफ़ कीजिएगा इन पढ़ा मैंने, कथन 3 सही है। इनके अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनकी बनाने का प्रमाण भी मिलता है। हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडे सेल राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 3rd चैप्टर। ठीक है।